क्या दुनिया हमेशा से ऐसी थी? आज हम देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इनके पीछे फिलॉसफी क्या है? और वो जो अकेला इंसान इस दुनिया में आया था, उसने कैसे ये जो सारी मनाजिल हैं उनको तय किया और आज की प्रोग्रेस अचीव की। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसका मकसद है कि हम देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें जो वर्ड पॉलिटिकल है ये कहाँ से आया, इसकी बेसिस क्या थी और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। मेरा नाम फैसल हयात है और मैंने CSS 2020 क्वालिफाई किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टीचिंग पॉलिटिकल साइंस हियर एट ISEB फॉर पास्ट 2.5 years। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो पहला इंसान आया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इंसान की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। उस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ उसका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज होता गया। जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू GS सबाइन, जो पहली स्टेट्स थी वो स्टेटलेस सोसाइटीज थी जिनमें पैट्रियार्कल भी थी और मैट्रियार्कल भी थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इंसान ने तरक्की की और जो हमारे पास पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमें 200 BC में मिलती है, जो कि ग्रीक सिटी स्टेट से स्टार्ट होती है। और यही वो पॉइंट था जहां से आपकी फिलॉसफी भी स्टार्ट हुई। सो इससे पहले कि हम प्लेटो और अरिस्टोटल की तरफ जाएं, हमें उन एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा कि जिस एनवायरनमेंट में ये दोनों अजीम फिलोसफर आए और उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी। अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट की बात करते हैं तो बड़ी स्मॉल पॉपुलेशन थी इसकी, 4000 से 5000 तक पॉपुलेशन थी और इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। पहले वो थे जो कि सिटीजन थे, एक छोटी सी क्लास। दूसरे वो थे जो उनके स्लेव्स थे, जैसे आज आप ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, लेकिन वो स्लेव और आज के स्लेव डिफरेंट थे। और तीसरे वो थे जिन्हें मेटिक या फॉरनर कहा जाता था। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि वहां पे उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां पे जो डेमोक्रेसी थी वो थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी जो लेजिस्लेचर था, जो एग्जीक्यूटिव था, जो जुडिशरी थी, वो सारा का सारा वो जो सिटीजन क्लास थी जो कि 1000 इन नंबर मैक्सिमम थी, वो उसको कंट्रोल करती थी। अब यहाँ पे मसला हो गया। मसला ये हुआ कि एक बंदा उठा जिसका नाम सोक्रेटिस था। उसने कहा कि ये जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, हमारी जो हिस्टोरिक ओल्ड प्रोग्रेस थी, यानी हम पहले पेस्टोरल सोसाइटी थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अरिस्टोक्रेसी की तरफ गए, फिर मोनार्की की तरफ गए और हमने बड़ी कोशिशों के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी तक पहुंचे, ये उसको खराब कर रहे हैं। तो वहां पे जो बड़े थे, बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा तुम तो हमारी यूथ को करप्ट कर रहे हो। उसने कहा ये भी कैसी बात हुई, मैं इनका क्वेश्चन करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ये गलत क्यों है। क्योंकि वहां पे जो ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते थे वो एथिक्स से रिलेटेड थे। इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है, राइट रॉन्ग क्या है। और कुछ वहां पे सोफिस्ट थे, जैसे आज के दौर में पेड टीचर्स हैं, वही बातें पढ़ानी, वही बातें उनको बतानी बच्चों को जो उनका स्टेटस को का हिस्सा थी। सो एज अ रिजल्ट एक ऐसा बंदा जो आके अपने एक रिबिलियस एटीट्यूड के साथ उसने उनको क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन करने के नतीजे में सारे वो जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बंदे को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए। और उस एलिमिनेशन का ही एक सिलसिला ये था कि उसको जहर दे दिया गया और उस जहर देने के बाद वो वहां पे मर गया। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसका एक शागिर्द था जिसका नाम प्लेटो था, जो कि 447 में पैदा होता है और 327 BC में मर जाता है। वो इस सारे मामले को देख रहा था। वो अपनी आंखों से अपने उस्ताद के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसको ऑब्जर्व कर रहा था। और इसी वजह से कहा जाता है कि प्लेटो के फेमस वर्ड्स हैं कि मैन और जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे का प्रोडक्ट होते हैं और जो डेमोक्रेसी है इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो अगला मसला क्या था, वो चला गया वहां से, डिफरेंट इलाकों में गया, वहां पे उसने साइंस को पढ़ा, ज्योमेट्री को पढ़ा और ये देखा कि मैं किस तरह ये जो इस सिस्टम में अनोमलीज हैं जिन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम को मार दिया है उनको खत्म करूं और एक नया निजाम लेके आऊं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है।
اگر ہم کسی بھی فلاسفر کی فلاسفی کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہیں، اسپیشلی جو کہ گریک سٹی اسٹیٹس میں تھی. ایک اسپیکٹ اس کا پولیٹیکل فلاسفی ہے، دوسرا میٹافزکس ہے، اور تیسرا ایپسٹمولوجی ہے. لیکن چونکہ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ CSS کے ایسپیرنٹ ہوں گے، سو آپ نے ان دونوں کو ٹچ نہیں کرنا. آپ نے صرف اور صرف پولیٹیکل سائنس کے ریلیٹڈ جو ان کی پولیٹیکل فلاسفی ہے اس کو ٹچ کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسپرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس فلاسفر کی ساری فلاسفی کو ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا سکور بھی نہیں آتا. مزید آگے چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پلیٹو نے وہ ساری بات تو کر لی لیکن بچوں کا سکور نہیں آتا. سو پلیٹو کی یا کسی بھی اور کی فلاسفی جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ایک آج میں نے ٹیمپلیٹ دینی ہے، جس ٹیمپلیٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو اٹیمپٹ بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیکھنا ہے، پھر اسٹیٹ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ نے، جن میں آپ کے پاس سوورینٹی ہے، لبرٹی ہے، جسٹس ہے، رول آف لا ہے. کیا جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے یا انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ نے سارے پوائنٹس کو دیکھنا ہے. دین آپ نے دیکھنا ہے کہ آج جو ازمز ہیں جن میں آپ کے پاس فیشزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، اس کے علاوہ جو آج کے دور میں اگر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ باتیں غلط تھیں یا ٹھیک تھیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے. سو پلیٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں. پلیٹو نے ایک بڑی فیمس بک لکھی، دا ریپبلک. ریپبلک میں وہ سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے اس کوشچن سے جس کی وجہ سے اس کے استاد محترم کو مار دیا گیا تھا. وہ کوشچن کیا تھا؟ جسٹس کیا ہے. اب وہ اس نے ڈائلیکٹیکل میتھڈ اڈاپٹ کیا. اب ڈائلیکٹیکل میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ 4 سے 5 کریکٹرز کو لے کے آتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک پریپوزیشنز ڈفرنٹ دیتے ہیں. اوکے یہ آپ کی پروپوزیشن ہے، یہ آپ کی پروپوزیشن ہے. دین فائنلی وہ اپنا مین کریکٹر اس نے سوکریٹیز کو رکھا کیونکہ بہت پیار تھا اسے اس سے، اور اس سے وہ فائنل ورڈکٹ دلاتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اس نے ایک بک لکھی ریپبلکس. وہاں سے وہ بیسک کوشچن سے سٹارٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جسٹس کیا ہے. 2 طرح کے کانسیپٹس تھے وہاں پہ، ایک تھا ٹریڈیشنل اور ایک تھا ریڈیکل. اب ٹریڈیشنل میں جیسے سیفیلس تھا، تھریسیمائکس تھا، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا ڈیو دو. اب دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو ریڈیکل تھے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یہ ہے کہ یہ مائٹ از رائٹ، یا جس کے پاس پاور ہے جو وہ کرتا ہے وہی جسٹس ہے. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. جسٹس یہ ہے کہ آپ سائنس کو اپلائی کرو، جو ٹروتھ اور سول کی ڈویژن ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو اور دیکھو کہ انسان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں ڈومیننٹ ہیں. جب آپ ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کر لو گے تو آپ سوسائٹی میں جسٹس لے کے آؤ گے. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں. آئیڈیل اسٹیٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو جسٹس ہے اس کے جو بیسک کمپوننٹس تھے، یعنی انسان میں جو ڈفرنٹ ڈیزائرز ہیں، ایپیٹائٹس ہیں یا ڈومینیٹنگ فورسز ہیں، ان کو ڈائسیکٹ کریں. وہ کہتے ہیں انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں، انسان میں 3 چیزیں ڈومیننٹس ہیں. انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ڈومیننٹ ہیں. سب سے پہلے ایپیٹائٹ، دوسرے نمبر پہ آپ کی ایموشنز، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ریزن. وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آؤ کہ جس کے تھرو آپ ان تینوں کو پرفیکٹلی سیگریگیٹ کر لو ڈفرنٹ سیکشنز میں، اور آپ کے پاس ایک جسٹ سوسائٹی بن جائے گی. کیونکہ اسٹیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ انڈیویجولز ایٹ لارج ہے. جب یہ اس طرح کا آپ سسٹم بنا لیں گے تو آپ کے پاس جسٹس آ جائے گا. اگلا اسٹیپ کون سا؟ میتھڈ. وہ کہتا ہے کہ میتھڈ کون سا ہوگا آپ کے پاس؟ میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو لے کے آئیں. ایجوکیشن کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا اور اس کو اس طرح یوز کیا کہ ایک جسٹ سوسائٹی کریٹ کی جا سکے. 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلا یہ تھا کہ آپ پرائمری ایجوکیشن دو 18 ایئرس تک، پھر اس کے بعد 18 ایئرس سے 35 ایئرس تک دو، پھر 35 ایئرس سے فردر اس کو ایجوکیشن دو. اور ان تینوں سٹیجز پہ آپ کیا کرو کہ ان کا ٹیسٹ لے لو. جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا، فار ایگزامپل 18 پہ وہ کر رہا ہے تو وہ آرٹیسن کلاس، اس کے بعد وہ اگر فیل کر رہا ہے تو ملٹری کلاس، اس کے بعد اگر وہ فیل کر رہا ہے تو وہ آپ کے پاس ملٹری کلاس کا حصہ رہے گا، اور جو پاس کریں گے وہ آپ کے پاس فلاسفر کنگ یا رولنگ کلاس بن جائیں گے.
सो इस तरह उसने क्या किया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के थ्रू सोसाइटी में जस्टिस लेके आया। फिर उसने कहा कि जो आपके पास फिलोसफर किंग होगा, ना तो वो प्रॉपर्टी रख पाएगा और उसके पास ये भी इख्तियार होगा कि वो वहां पे कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स भी लेके आएगा। अब ये क्या है? वो कहता है कि चूंकि हमने ये सारा चीज, ये जो सारा मामला है, इसको परफेक्ट करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो स्टेट ओन रिप्रोडक्शन सिस्टम लेके आएंगे, यानी फैमिली सिस्टम को बिल्कुल अबॉलिश कर देता है। G.H. सबाइन यहाँ पे कहता है, बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने कहा कि प्लेटो की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि जिसने उसको इस बात पे मजबूर किया कि जो बेसिक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी स्टेट का, यानी कि फैमिली, उसको खत्म कर दे। खैर उसने कहा ये भी हो जाना चाहिए। सो इस तरह ये सारी बातें उसने अपनी आइडियल स्टेट में कही और एक रिपब्लिक बनाई, बुक लिखी, बुक उसमें ये सारी बातें की। अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देती है आज के दौर में, ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करती है, ना कि इंडिविजुअल स्टेट के लिए एग्जिस्ट करता है। उसने वहां पे सोसाइटी में जस्टिस तो लेके आ रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था आपके पास। तो वो आज के दौर में हमें एक फैशिस्ट दिखाई देता है, हमें एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ लेके जाता है और हमें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस देता है जो कि बिल्कुल एक बायस्ड और पार्शियल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है। सो इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए एरिस्टोटल ने भी उस पर काफी क्रिटिसिज्म किया था, जो इससे हम अगले सेक्शन में देखेंगे। सो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में। हमारे पास उसका भी एक प्यूपल होता है, स्टूडेंट होता है, जिसका नाम था एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने कहा कि ये जो प्लेटो ने बात की है, ये एक यूटोपिया है, टू एंड ऑल यूटोपिया। इट इज अ रूल ऑफ फैशिज्म, बट मैं नहीं मानता इसको। मैं मानता हूं रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। वो कहता है कि अगर आपने स्टेट की बात करनी है तो मैं तो हूं एक रियलिस्ट फिलोसफर और मैं हूं कंजर्वेटिव, बजाय इसके कि हर चीज को नए सिरे से उखाड़ा जाए और उसको फिर बनाया जाए, जो कि क्रेडिकल नोशन है। हम ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। वो कहता है मेरी जो आपके पास आइडियल स्टेट है उसमें हम ये करेंगे कि एक इंसान को वर्चुअस इंसान बनाएंगे। वो जो एजुकेशन होगी उसको हम यूज करेंगे फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस टू मेक एन इंडिविजुअल अ परफेक्ट सिटीजन। ठीक है, परफेक्ट सिटीजन बनाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। और एक ऑर्गेनिक कंसेप्शन दी जिसमें उसने कहा कि हम क्या करेंगे कि प्राइमरी फोकस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे होगा, रूल ऑफ लॉ पे होगा। तमाम हम उन चीजों को इनलिस्ट करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिशन और कस्टम से हमें मिली हैं। वो कहता है ट्रेडिशन और कस्टम्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे नहीं आ गए, इनके पीछे एक फिलॉसफी है, लॉन्ग हिस्टोरिक जर्नी है। तो उसकी जो आइडियल स्टेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट टू प्लेटो है। उसमें वो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स ये भी पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद वो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज अगर एक इंसान के पास प्राइमरी मोटिवेशन किसी भी प्लेस से जो एसोसिएशन की है, वो प्रॉपर्टी अगर वो ही नहीं होगी तो कैसे होगा? सो इसी तरह वो बात को आगे लेके चलता है। वो कहता है कि आप एजुकेशन को यूज करके वर्चुअस इंडिविजुअल बनाओ, रूल ऑफ लॉ लेके आओ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेके आओ। देन उसने क्या किया कि चूंकि वो एक रियलिस्ट फिलोसफर था एंड उसको एक ग्रेटेस्ट फिलोसफर भी कहा जाता है, उसने क्या किया कि डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी स्टडी की और उसकी बेस पे एक एनालिसिस दिया और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी और उनको इस बेस पे डिवाइड किया कि कुछ अच्छी हैं और कुछ आपके पास क्या हैं, बुरी हैं। जैसे मोनार्की थी, उसकी जो ऑपोजिट बैड करप्टेड फॉर्म थी टिरनी थी। देन उसके बाद आपके पास एरिस्टोक्रेसी थी, उसकी ओलिगार्ची थी। देन उसके बाद आपके पास पॉलिटी थी, उसकी ऑपोजिट फॉर्म या करप्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी थी। सो उसने कहा कि हर तरह का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, जो कि आपके पास मॉन्टेस्क्यू ने भी बाद में 18th सेंचुरी में जाके कहा था, उसके मुताबिक हमें इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाहिए। इस तरह वो आगे चलता रहता है। फिर वो कहता है कि स्लेवरी, जिस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, रसल ने कहा था कि जो एरिस्टोटल सीम्स अ परफेक्ट फिलोसफर इन आवर टाइम्स बट ही लैक्ड सर्टेन थिंग्स, जिसमें उसका जो स्टांस था स्लेवरी पे, उसने कहा कि किसी भी इंसान को काम करने के लिए सिटीजन को एक लेयर टाइम चाहिए, उस लेयर टाइम के लिए हमारे पास स्लेवरी जरूरी है। देन उसने वुमेन को क्या कहा कि शी इज द करप्टेड फॉर्म ऑफ मेन। उसके बाद उसने, हालांकि प्लेटो ने ये कहा था कि मैन और वुमेन जो है वो आपस में इक्वल है।
सो इस तरह वो चलता रहता है और अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट देता है जस्टिस का। अब वो जस्टिस कहता है कि वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी थी प्लेटो की कि जस्टिस इस तरह लेके आया जा सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप डाइसेक्ट करेंगे उसको? आप क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लेके आए जिसमें पर्टिकुलर और यूनिवर्सल जस्टिस होता है। फिर उसने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो करप्ट ना हो तो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स लेके आए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दें, जो कि प्लोबियस का आइडिया था। सो उस तरह उसने क्या किया कि उसने एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेट का फ्रेमवर्क दिया। हालांकि वो खुद वहां से ग्रीक सिटी स्टेट से था ही नहीं, वो मैसिडोनिया से वहां पे आया था और उसने अपना लाइसियम जो है वो एकेडमी वहां पे बनाई थी। सो ये जो सारी चीजें थी, इसने उसको ग्रेट बट अनरिग्रेटफुल प्यूपल ऑफ प्लेटो बना दिया। लेकिन क्या है कि आज भी हम अरिस्टोटल को याद करते हैं तो नंबर ऑफ फिलोसफर्स पे उसकी जो है वो छाप हमें दिखाई देती है, जिसमें हेगल है, जिसमें मार्क्स है आपके पास, जिसमें आपके पास थॉमस हॉब्स है, लाइक अ लॉट मैनी। ही वाज द फिलोसफर जिसने मॉडर्न जो स्टेट है उसकी बुनियाद रखी थी और हमें बताया था कि हाउ वी कैन रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। उसको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा जाता है, उसको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। और जो अल-फराबी था, जो हमारा अजीम मुस्लिम फिलोसफर था, वो उसको अपना उस्ताद मानता था। और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज भी उसको वेस्ट और ईस्ट दोनों में एक ग्रेट फिलोसफर के तौर पे समझा जाता है। सो ये एक ब्रीफ सा जो इंट्रोडक्शन था वो हमारे पास प्लेटो और अरिस्टोटल का था। अब इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि आज आपने इस पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखना है कि ये जो इनके बेसिक टेनेट्स हैं, क्या आज के दौर में पॉसिबल हैं या नहीं है, क्या इनको एप्लीकेबल बनाया जा सकता है या नहीं है, और क्या इनकी आज के दौर में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था प्लेटो का। सो इस तरह आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बुक्स के रेफरेंस देने हैं। इस सारे कंटेंट के लिए जो बुक्स मैंने यूज की हैं उसमें एक जीएस सबाइन है, जूड हरमन है और बर्ट्रैंड रसेल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है। That's all about Plato and Aristotle. In upcoming videos, we will be discussing about Machiavelli and other related philosophers in the series. Thank you very much.